नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। देश अभी भी गणतंत्र दिवस के जश्न के माहौल में है। आज बीटिंग द रिट्रीट है और गणतंत्र दिवस के दिन हम देख रहे थे कर्तव्य पथ पर जब हमारा तिरंगा लहरा रहा था तो हम कितने खुश थे, कितनी गर्व महसूस हो रही थी हमें हमारे लोकतंत्र पर, हमारे गणतंत्र पर। जब महिला जवान करतब दिखा रही थी मोटर बाइक्स पर तो कमेंट्री में ये बार बार जोर दिया जा रहा था कि ये भारत के अनेकता में एकता को दर्शाता है, विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। लेकिन उस सीन से अगर आप थोड़ा हट कर देखें तो ऐसा लगता है बाकी जगह जो है नफरत की राजनीति करने में जिस तरीके से तमाम नेता जुटे हुए हैं, जो खुद को स्ट्रॉन्ग मैन कहते हैं, पॉपुलर लीडर्स कहते हैं, तो काहे का संविधान, काहे का सबका साथ, सबका विकास। और एक होड़ लगी हुई है इस वक्त, खास करके जो बीजेपी शासित राज्य हैं, जहां मुख्यमंत्री हैं वो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ हो, उत्तराखंड में पुष्कर धामी हो, या फिर असम में हिमंता बिस्वा शर्मा, जो कभी दरअसल कांग्रेस के साथ हुआ करते थे और 2001 से वो लगातार वहां विधानसभा में बने हुए हैं, लंबी पारी खेलते रहे हैं, वहां उनको मामा के नाम से कहा जाता है। लेकिन हिमंत बिस्वा शर्मा ने बिल्कुल कसम ले ली है कि वो हर रोज कुछ ना कुछ मुस्लिम्स के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ बयान देंगे। और उसे वो किस कॉन्टेक्स्ट में कहते हैं? वो कहते हैं कि भाई असम में बांग्लादेशी मुस्लिम्स हैं, उस बहाने से वो शॉट्स लेने की कोशिश करते हैं अवैध इमिग्रेंट के मसले को उठाकर। लेकिन जो लार्जर कॉन्टेक्स्ट है या सब टेक्स्ट है, जब जब वो मियाँ कहकर लोगों को संबोधित करते हैं और ये तक कहते हैं कि आप मियाँस को परेशान करें, ये हमारा पोजीशन है बीजेपी का और हिमंत बिस्वा शर्मा का। जो मियाँ रिक्शा ड्राइवर्स हैं वो 5 रुपए की जगह आप उनको 4 रुपए दे, आप उनका इकोनॉमिक आप अपार्थाइड करें। संविधान पर शपथ लेने वाले ये नेता हैं, संविधान को अपहोल्ड करना इनकी जिम्मेदारी है, उसकी कसम खाई है। लेकिन लगातार असम में जिस तरीके से अल्पसंख्यकों को लेकर राजनीति होती है, नॉन एसमीज वर्सेस एसमीज, बंगालीज वर्सेस एसमीज, एक लंबे समय से जो है उसका इतिहास रहा है। और यही वजह रही कि पूरा एजिटेशन 6 साल का देखने को मिला था, जिसके बाद असम अकॉर्ड्स पर हस्ताक्षर हुए। तो असम में चुनाव आने वाले हैं, पश्चिम बंगाल में भी चुनाव आने वाले हैं। दोनों ही ऐसे राज्य हैं जो बेहद पोलराइज्ड हैं, जहां खास करके जब बीजेपी कैंपेन करती है तो पाकिस्तान का मसला, इलीगल इमिग्रेंट्स का मसला ज़रूर उठाया जाता है। बिहार में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान बहुत ज़ोर शोर से कहा गया कि इस प्रक्रिया से सारे अवैध तरीके से जो घुसपैठिए हैं, जो आए हुए हैं भारत में, उनकी पहचान हो जाएगी। आंकड़े ढूंढ लीजिए कितने घुसपैठिए मिले। और जो आम लोग हैं, जो जेन्युइन सिटीजन्स हैं, जो जेन्युइन वोटर्स हैं, उन पर एक हवा खड़ा करके जो लगातार परेशानी का सामना कर रहे हैं, उस पर तमाम बातें हैं। चंद्र कुमार बोस से मैंने बात की थी पश्चिम बंगाल में, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के रिश्तेदार हैं, फ्रीडम फाइटर शरद बोस के रिश्तेदार हैं, वो बातचीत को सुनिएगा। प्रोफेसर फैज़ान मुस्तफ़ा, जो हमारे फोरमोस्ट लीगल स्कॉलर्स हैं, उन्होंने हम समझाया था कि सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता भले ही भारतीय संविधान में, हमारे प्रियम्बल में 1976 में जोड़ा गया हो, लेकिन वो कोई पश्चिमी देश का इंपोर्ट नहीं है, वो इमरजेंसी ईरा का आउटकम नहीं है, बल्कि हमारी सभ्यता का हिस्सा है, हमारी सोच का हिस्सा है, कंस्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स का हिस्सा है। और 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा सेक्युलरिज्म के स्पिरिट को अपहोल्ड भी किया था केशवानंदा भारती केस में। तो उस इंटरव्यू को भी सुनिएगा। लेकिन हिमंत बिस्वा शर्मा जो बेसिकली एक बहुत सिंपल फॉर्मूले को लेकर आगे बढ़ रहे हैं आज की तारीख में, आप जितनी ज़्यादा जहरीले बयान देंगे अल्पसंख्यकों के खिलाफ, कामकाज नहीं है, आप बेकार यूथ हैं, हाथ में डंडे ले लीजिए, चले जाइए, कहीं चर्च के गिरजाघर के बाहर उत्पात कर लीजिए, कहीं मस्जिदों के बाहर जो है डीजे म्यूज़िक प्ले कर लीजिए रामनवमी के दिन में, बता दीजिए कि हम बजरंग दल हैं, हम कुछ भी दल हैं, और उत्पात कीजिए। तो आपको ये यकीन है कि कानून पता नहीं आपके खिलाफ कार्रवाई करे या ना करे, लेकिन राजनीति में आप लंबी रेस का घोड़ा बन सकते हैं, आपको प्रमोशन मिल सकती है। बहरहाल हिमंत बिस्वा शर्मा के इन बयानों को हम सामाजिक रूप से, कानूनी रूप से कैसे देखें, इस पर मैंने बात की अमन वदूत से, जो गुवाहाटी हाईकोर्ट में वकील हैं और इस वक्त असम प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं। इस बातचीत को सुनिए।
बहुत शुक्रिया अमन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर हैविंग। अमन, अगर मैं इफ आई कुड स्टार्ट बाय आस्किंग यू कि पहला तो ये बताइए कि नॉट जस्ट एज अ कांग्रेसमैन बट एक मुस्लिम रेजिडेंट के तौर पर, एक मुस्लिम सिटीजन के तौर पर, ये रोजमर्रा के जो बयान दिए जा रहे हैं हिमंत बिस्वा शर्मा की तरफ से, और असम में चुनाव होने हैं अगले कुछ महीनों के अंदर में, कैसे इम्पैक्ट कर रहा है ये मुस्लिम्स को स्टेट में? देखिए, हर नागरिक को या हर इंसान को डिग्निटी के साथ रहने का पूरा अधिकार है। और ये जो बयानबाजी है, एक लेवल पे ये रोज उनका डिग्निटी स्ट्रिप किया जा रहा है। सेकेंडली, ये हमेशा एहसास दिलाना कि आप यहाँ के हो नहीं, वो बहुत अफेक्ट करता है। थर्डली, जो ये पूरा प्रक्रिया चल रहा है, एक प्रोसेस है, एग्जीक्यूटिव प्रोसेस है, यहाँ पे कई लोगों का नाम नहीं है, जिनके खिलाफ ऑब्जेक्शन है, और मुख्यमंत्री सीधी तौर पे बोल रहे हैं कि मैंने ही बोला है ऑब्जेक्शन डालने के लिए, और इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो मुझे, मेरा ड्राइवर है, उनके मदर के खिलाफ भी ऐसा एक ऑब्जेक्शन है, तो उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया। उनके पास सब डॉक्यूमेंट है। जब राज्य के मुख्यमंत्री इस तरीके से बात बोलेंगे कि एसआईआर आएगा तो मैं 4-5 लोगों का नाम काट दूंगा, और इसमें ऑब्जेक्शन हो तो क्या प्रॉब्लम है, और रोज मरवा 4-5 लोग नहीं, 4-5 लाख लोगों के नाम, 4-5 लाख लोग का नाम कट जाएगा। और एवरी डे, ये आज नई बात नहीं हो रहा है, आज ये 2-3 दिन का ये सीक्वेंस नहीं है, ये जब से ये मुख्यमंत्री बना है यार, उससे पहले से भी मुख्यमंत्री बनने के बाद और ज्यादा हुआ है। जिस तरीके से रोज डिह्यूमनाइजेशन हो रहा है, रोज लोगों को ये कहना कि ये एहसास दिलाना कि कोई कानून नहीं है, कोई संविधान नहीं है, मैं जो बोलूंगा वही होगा। तो इससे बहुत लोगों में बहुत डर रहता है, लोगों में बहुत वो जो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस रहता है ना, उसमें बहुत इफेक्ट पड़ता है कि ये हमारा देश है और हमसे इस तरीके से बात क्यों कहा जा रहा है। तो ये इट अफेक्ट्स पीपल टू अ ग्रेट एक्सटेंट। और जो यंग लोग हैं, जो पढ़ाई करके देश की सेवा करना चाहता है, देश निर्माण में काम करना चाहता है, उनके भी जो साइकी पे बहुत इफेक्ट होता है। हम लोग तो अभी समझ सकते हैं, हम लोगों को अभी वी आर नॉट वेरी यंग एनीमोर, बट जो टीनेजर है, जो कॉलेज में बच्चे पढ़ने जाते हैं, तो इस तरीके की बयानबाजी, इट अफेक्ट्स देम अ लॉट। It mentally affects them, it psychologically affects them, and this is very traumatizing, very traumatizing. यहाँ अमन ये भी बताइए कि ये जो पूरी पॉलिटिक्स वो खड़ी कर रहे हैं अराउंड द टर्म नियाज की एक सोसाइटल कॉन्टेक्स्ट है असम में, और एक जो वहां पे सोसाइटली जो लड़ाई रही है ऑफ व्यू स्पेशली ऑफ बांग्लादेशी मुस्लिम्स। तो एक तो ये हिमंत बिस्वा शर्मा की लगातार मियाज को लेकर रेफरेंस देना कि हाँ, मियाज को आप रिक्शा वालों को जो है 5 रुपए की जगह 4 रुपए दे दे, इकोनॉमिक अपार्थाइड कर दे, उनके इस टर्म को आप, टर्म की यूज को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मियाज कौन है? बंगाली मुस्लिम जैसे मैं, जितने भी लोग खुद को बंगाली मुस्लिम या मियाँ या जो भी आइडेंटिफाई करते हैं, वो सब एसमिस मीडियम स्कूल में जाते हैं। अभी लास्ट 15 दिन में जो मेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, सिर्फ मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में द 2 प्राइमरी स्कूल्स, 2 प्राइमरी एसमिस मीडियम स्कूल 100 साल पार कर चुका है। 100 साल पार कर चुका। एक 1925 में एस्टेब्लिश हुआ था टेक्लीफुटा, एक टुपामारी वो प्राथमिक विद्यालय, वो 1926 में एस्टेब्लिश हुआ था। जब से माइग्रेशन शुरू हुआ था, मेरे परदादा अराउंड 1870s, और इवन बंगाल से, उसके बाद ईस्ट बंगाल से, इंडिपेंडेंस से पहले, और 1951 में मुसलमान का जो पॉपुलेशन है मोर देन 24% रहा है। तो ये जो लोग खुद को मियाँ बोलते हैं या उनको मियाँ कहा जाता है, वो खुद को एसएमएस मानते हैं। लार्जर पार्ट ऑफ द एसएमएस सोसाइटी, ज्योति प्रसाद अग्रवाल जो लिटरेरी जाइंट थे, उन्होंने इनको नौ अहोमिया बोला था, न्यू एसएमएस। भूपेन हजारिका जी ने नोतुन अहोमिया, अगेन न्यू एसएमएस करके आइडेंटिफाई किया था। सो एवरीवन, इवन मी, आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ एज एन एसएमएस, राइट? इवन माई डिसेंट इज बंगाली मुस्लिम, बट आई कंसिडर माई सेल्फ एन एसएमएस। सो हर कोई जो है खुद को एसएमएस मानते हैं।
और कोई क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन नहीं है। असमी स्कूल में जाना, अभी इंग्लिश मीडियम स्कूल भी है, बंगाली स्कूल में नहीं जाते हैं। कल्चर के साथ एसिमिलेट होना और किसी तरीके की जो दिखाना चाहते हैं कि एग्रेसिव है, इन्वेशन है, उस तरीके की कोई चीज नहीं है। तो ये उसके ऊपर इस तरीके से बात करना, इस तरीके की कि आप बांग्लादेशी हो, पहले तो बांग्लादेशी मुस्लिम नहीं है। बांग्लादेश वाज एस्टेब्लिश्ड फाउंडेड व्हेन ओनली इन 1971। ये जो लोगों का बात ये बोल रहा है रोज, ये तो बहुत पहले आया हुआ है। जब प्रोबेबली जिन्ना भी लंदन में थे, जिन्ना को भी पता नहीं था कि पाकिस्तान बनने वाला है। मुस्लिम लीग ने भी डिमांड नहीं किया था कि पाकिस्तान चाहिए। तो ये माइग्रेशन बहुत पहले से चलता आ रहा है, सिविलाइजेशन वैसे ही फॉर्म हुआ है, ये कोई नई बात नहीं है। हमें ये देखना है, अभी मूड क्वेश्चन ये होना चाहिए कि किसको ये मियाँ बोल के या कोट अनकोट फिर बांग्लादेशी बोल के हैरस किया जा रहा है, आप यहाँ का हो नहीं, आपके यहाँ पे नाम कट दिया जाएगा। ये कोई बांग्लादेशी मुसलमान को नहीं बोल रहा है, ये हिंदुस्तान के मुसलमान को बोल रहा है, जो यहाँ पे पार्टीशन से बहुत पहले से है और कोई 1000 किलोमीटर दूर से नहीं आया हुआ है। 1905 से 1912 तक असम और ईस्ट बंगाल एक ही प्रोविंस थे। 1905 से तो ब्रिटिश ने ज्यादा प्रमोट किया था माइग्रेशन, लेकिन माइग्रेशन उससे बहुत पहले से है। जो बिहार से जो लोग बॉम्बे जाते हैं, जो दिल्ली जाते हैं, क्या उनको बाहरी कहा जाएगा? जो इंडिपेंडेंस से पहले गया था, सपोज अगर खुदा ना खास्ता अगर कोई पार्ट अगर हिंदुस्तान में नहीं रहा, बॉम्बे या सपोज दिल्ली, तो क्या ये लोग बांग्लादेशी कहा जाता? डेफिनेटली नहीं। या कोई विदेशी कहा जाता? डेफिनेटली नहीं। तो ये जो लोग बहुत पहले आए हुए हैं, ये जो लोग जो संविधान जब से फोर्स में आए हुए हैं तब से भारतीय है, उनको बांग्लादेशी बोल के गाली दिया जाता है, उनको मियाँ बोल के गाली दिया जा रहा है। कोई बांग्लादेशी मुसलमान को नहीं गाली दिया जा रहा है। लेकिन क्या आपको लगता है कि ओवरऑल असम की जो इतिहास रही है और असम अकॉर्ड्स के वक्त में राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, जो एक व्यू पॉइंट है ऑफ आउटसाइडर्स, वो कहीं ना कहीं आज की तारीख में जब वो अब उसको चैनलाइज करने की कोशिश करते हैं टुवर्ड्स बंगाली मुस्लिम्स, इन्फिल्ट्रेशन की बात करते हैं कि ये तो अवैध रूप से इमिग्रेंट्स आए हुए हैं, क्या आपको उसकी एक एक्सेप्टेंस, एक स्वीकार्यता दिखती है समाज में, जिसकी वजह से हिमंत बिस्वा शर्मा आज भी, मतलब जिस शख्स ने 2001 में जालूकबारी से एंट्री की थी विधानसभा में और लगातार चुनाव जीतते रहे 2021 तक जब वो मुख्यमंत्री बने हैं, तो हिमंत मामा क्या अभी भी पॉपुलर हैं और ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं अपने इन बयानों की वजह से? देखिए, एक बात यह है कि आपको समझना पड़ेगा कि इस तरीके से बात क्यों कर रहा है। पहले बात है भय। इलेक्शन आ रहा है, इनको लग रहा है कि ये चुनाव नहीं जीत पाएगा। इनका लास्ट रिजॉर्ट है ये कम्युनल प्रोपागेंडा, इनका ये लास्ट रिजॉर्ट है। और ये आज लाइक आई सेड, ये नया नहीं कर, इट्स नथिंग न्यू, आज या कल नहीं कर रहा है, ये काफी अरसों से करते जा रहे हैं। और क्योंकि ये कोशिश किए जा रहे हैं, इसके मतलब ये है कि इनका जो कम्युनल प्रोपागेंडा है ये उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ जितना ये चाह रहे थे। और ये इसीलिए भी कर रहा है कि असम, अब कोई भी असम के नागरिक से आप, असम के रेसिडेंट से आप पूछेंगे, वो ये बोलेगा कि हर चीज में सिंडिकेट है। सिंडिकेट मतलब एक्स्ट्रा टैक्स, इलीगल टैक्स, कोल में, सुपारी में, अंडे में, पान में, टिम्बर में, हर चीज में टैक्स है। जो पैरेलल इकोनॉमी यहाँ पे बन चुका है उसका बात नहीं होना चाहिए बीजेपी के लिए। जो करप्शन है, अवैध संपत्ति, जो इनके परिवार के, इनके जो मिनिस्टर है उनके परिवार जो अवैध संपत्ति, जितना जमीनें ये चोरी कर रहा है, जो गाय ये चोरी कर रहा है, जो जेजेएम जल जीवन मिशन में जो करप्शन हुआ है, हर तरीके का जो करप्शन फैला हुआ है, इस करप्शन के बाद लोगों को नहीं करना चाहिए। डेप्ट, जो कर्जा है, 1.5 लाख करोड़ कर्जा पहुंच चुका है असम का, 1.5 लाख करोड़। 5 लाख लोगों का इन्होंने एम्प्लॉयमेंट की बात की थी, अभी तक 1.5 लाख भी पूरा नहीं हुआ। और वो 1.5 लाख वैकेंसी इन्होंने फिलअप किया है, कोई ज्यादा खास नया पोस्ट नहीं है। तो आप इस प्रकार के बाद इलेक्शन में ना उठे, इसलिए मियाँ को गाली दो, गौरव गोगोई जी को पाकिस्तानी एजेंट बनाओ, ये सब बचकाना बातें बोल के सबको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश जारी है, और कुछ नहीं है। लेकिन वो अगर वो कहते हैं कि भाई असम एक पोलराइज स्टेट है, उसमें ध्रुवीकरण है और ध्रुवीकरण की राजनीति होनी चाहिए, वो ओन अप कर रहे हैं, वो कह रहे हैं, इज वेयरिंग इट लाइक अ बैज ऑफ ऑनर
कि भाई हम बीजेपी वाले और हम तो ये कह रहे हैं, तो इसको रोका कैसे जा सकता है, जो हर रोज जागकर वो कुछ ना कुछ बयान दे रहे हैं। अब देवव्रत साइकिया जो आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो फॉर्म लीडर 7 के मामले में उन्होंने चिट्ठी लिखी है सुओ मोटो कॉग्निसेंस लेने के लिए चीफ जस्टिस को, क्योंकि फॉर्म 7 में जो है जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है कि आप मुस्लिम्स को टारगेट कीजिए, हरास कीजिए, डिलीशन के लिए ऑब्जेक्शंस रेज कीजिए, पर ये जो स्पीचेस दे रहे हैं, डज इट क्वालिफाई एज हेट स्पीच? क्या कोर्ट जाने का रास्ता है आप लोगों के सामने? आप क्या करेंगे इसे लेकर? देखिए, जितने भी इनका हेट स्पीच रहा है, आप सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट उठा के देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने सीधी तौर पे बोला है कि जो इस प्रकार के हेट स्पीच है, जो बिटवीन द ग्रुप्स, धर्म के आधार पे जो प्रोमोटिंग एनिमिटी या कोई भी बातें जो प्रिजुडिशियल टू द नेशनल इंटीग्रेशन होता है, इसमें जो अधिकारी है, उनको सुओ मोटो केस रजिस्टर होना चाहिए। अगर सुओ मोटो केस रजिस्टर नहीं होता है, तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहा जाएगा। उससे बाद भी जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट से आया है, जो वक्फ के टाइम में जो निशिकांत दुबे जी ने जो बात बोल रहे थे, वो पिटीशन रजिस्टर तो हुआ नहीं है, लेकिन उसमें सीधी तौर पे बोला गया है कि हेट स्पीच एक क्रिमिनल एक्ट है। आप मुझे बताइए, अगर अगर बांग्लादेशी है, अगर ये जो बांग्लादेशी की बात कर रहा है, तो उसमें आप लोगों को फिर आप भड़का क्यों रहे कि जाके आप इनके खिलाफ 7 फॉर्म डालो। अगर बांग्लादेशी, तो उनके पास ऑब्वियसली डॉक्यूमेंट नहीं होगा, उनका नाम तो नहीं आना चाहिए वोटर लिस्ट में। हर किसी के पास डॉक्यूमेंट है। ये लोग कोशिश क्यों कर रहा है? कहीं पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कहीं पे फॉर्म 7, ये ड्यू प्रोसेस है कि कोई नाम डिलीट हो, किसी का नाम अगर यहां से वहां शिफ्ट होता है, तो वो फॉर्म 7 दायर कर सकता है। यहाँ पे इन्हें ऑर्केस्ट्रेटेड मैनर एक जगह पे, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के बगल में सोमुरिया बोको सब डिस्ट्रिक्ट में बीजेपी के अधिकारी जाके ऑफिस में बैठा हुआ है, तो फिर इलीगल काम क्यों करेगा? और यहाँ बहुत सारे ऑब्जेक्शन फेक है। काफी बीएलओ जो ब्लॉक लेवल ऑफिसर है, वो खुद आके इतना साहस दिखा के आके सामने से बोल रहा है कि हमने तो ये कंसेंट दिया ही नहीं है, या हमारा यहाँ पे सिग्नेचर था ही नहीं, तो फिर फॉर्जरी क्यों कर रहा है? अगर आप ड्यू प्रोसेस फॉलो कर रहे हो, तो आप अपने अधिकारी, अपने कार्यकर्ता से आप फॉर्जरी क्यों कर रहे हो? आप ड्यू प्रोसेस फॉलो करो ना। ड्यू प्रोसेस आप क्यों नहीं फॉलो कर रहे हो? और अगर आपको लगता है कि यहाँ पे बांग्लादेश, आपने फिर यहाँ पे एसआईआर क्यों नहीं किया? आपने एसआईआर क्यों नहीं किया? एनआरसी के दौरान, एनआरसी किसने शुरू किया था? एनआरसी सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटरिंग में शुरू हुआ था, और ज्यादातर टाइम यहाँ पे कौन सरकार था? 16 से सर्बानंद सोनोवाल जी सरकार थे। 55,000 ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वर इन्वॉल्व इन इट। आपने 1600 करोड़ रुपया लगा दिया। पूरे आपके टेन्यूर पे सुप्रीम कोर्ट के जज रंजन गोगोई जी, जो असम से है, जिन्होंने अपने असम के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया, उन्होंने मॉनिटर किया। और कितना आदमी निकला? 19 लाख। उसमें से ज्यादा कितने थे? जिनको आपने सीए के अंदर आपने प्रोटेक्ट किया। और जो लोग हैं बाहर एनआरसी से, जो 19 लाख में जो जिनको आप गाली देते हो, उनका तो ज्यादातर फैमिली मेंबर एनआरसी के अंदर है। अगर आप कोई ड्यू प्रोसेस फॉलो करते हो, तो सभी लोग एनआरसी के अंदर आ जाएगा। इसलिए आपने एनआरसी को एग्जीक्यूट नहीं किया। तो देखिए, अगर आप किसी को गाली गलौज करते हो, आप किसी एलिगेशन उठाते हो, तो आप ड्यू प्रोसेस फॉलो करो ना। आप इस तरीके से फोर्जरी करके आगे क्यों बढ़ना चाहते हो? अगर आपका केस इतना ज्यादा स्ट्रांग है, यू फॉलो द ड्यू प्रोसेस। व्हाई आर यू नॉट फॉलोइंग द ड्यू प्रोसेस? इनका डर ये है कि अगर ड्यू प्रोसेस फॉलो होगा, तो इनका झूठ पकड़ा जाएगा, ये एक्सपोज हो जाएंगे। इसीलिए ये फोर्जरी कर रहा है, इसलिए ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए हेट स्पीच कर रहा है। चलिए ठीक है, देखते हैं कोर्ट इस मामले में कोई रुख अपनाता है या नहीं। सबसे जरूरी बात है, चुनाव आयोग संज्ञान नहीं लेता। चुनाव आयोग मानो मूक होकर बैठा हुआ है इन पूरे मसलों पर। हालांकि बार बार ये भी कहा जाता है कि हेट स्पीच में जो है इंसाइटमेंट ऑफ वायलेंस भी, डायरेक्ट वायलेंस भी जरूरी है, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से पोलराइज कर रहे हैं, वही हिमंत बिस्वा शर्मा जो कुछ दिनों पहले तक डावोस में जो है निवेश की मांग कर रहे थे, प्रोग्रेसिव स्टेट का एश्योरेंस देकर, वादा देकर। इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं स्टेट में। अमन, इस तरह की हालत बनी रहे, आपको लगता है इन्वेस्टमेंट्स आएंगे? देखिए, डेवस में जो हुआ है, वो तो बहुत लोगों ने इसको एक्सपोज किया कि यही का जो कंपनी है, वहां जाके ये लोग साइन कर रहा है स्विट्जरलैंड के सर्दियों में।
तो यहाँ पे एडवांटेज असम करके एक समिट हुआ था, उसमें जितने जितने इन्होंने प्रॉमिस किया था कि इतना आएंगे इन्वेस्टमेंट, ये व्हाइट पेपर निकाले ना, देखते कितना इन्वेस्टमेंट आया है। डेवोस तो आप छोड़ ही दीजिए, यहाँ पे जो हुआ था, जितना आपने प्रॉमिस किया था, आप उसमें हमको दिखाइए कि कितना इन्वेस्टमेंट आया है। हाँ, एक चीज हम आपको बताते हैं कि और एक चीज ये छुपाना चाहते हैं, ये छुपाना चाहते हैं कि ये जो इनके मंत्री जो गाय चोरी करता है, इसको छुपाना चाहते हैं। ये ट्राइबल एरिया में जाके जो जमीनें हैं वो रामदेव को दे रहा है, अंबानी को दे रहा है, अदानी को दे रहा है, इनके कॉर्पोरेट दोस्तों को दे रहा है, इसको छुपाना चाहता है। जो 6 शेड्यूल एरियाज है, उसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर है, उसको डाइल्यूट किया जा रहा है। तो हर जगह पे लोग इनसे नाखुश है, और सब जो है दे आर सब ब्लेम एक कम्युनिटी पे देना चाहते हैं, उनके खिलाफ हेट्रेड जनरेट करना चाहता है। एक आखिरी सवाल आपसे अमन, क्योंकि आप वकील भी हैं और हिमंत बिस्वा शर्मा ने एक लंबा सा ट्वीट लिखा है जो आपको मैंने भेजा भी है, आप देख सकते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि जो लोग मुझ पर अटैक कर रहे हैं मियां शब्द के इस्तेमाल के लिए, ये असम में इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बांग्लादेशी मुस्लिम इमिग्रेशन यूज हो रहा है। वो सुप्रीम कोर्ट के कुछ वर्ड्स को अपने डिफेंस में यूज करते हैं, कहते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट की वर्ड्स है दैट द साइलेंट एंड इंविडियस डेमोग्राफिक इन्वेजन ऑफ असम may result in the loss of the geostrategically vital districts of Lower Assam. The influx of illegal migrants is turning these districts into a Muslim majority region. What do you have to say to जो उन्होंने पोस्ट किया है सुप्रीम कोर्ट को के हवाले से? देखिए पहली बात ये है कि ये आई थिंक दिसंबर 2005 का जजमेंट है, सर्बानंद सोनोवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसको कोट कर रहा है। और ये जो सुप्रीम कोर्ट में, आई डोंट एग्री, फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट एग्री विद द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट के पूरे जो जजमेंट है वो एक रिपोर्ट पे बेस्ड था, असम के गवर्नर एसके सिन्हा के रिपोर्ट के, और वो बिगटेड रिपोर्ट था। वो कहते हैं कि ये जो मुस्लिम डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट है, वो एक टाइम पे ये डिमांड आएगा कि इसको मर्ज किया जाए बांग्लादेश के साथ। 1998 का रिपोर्ट है, आज 2016 है, ऑलमोस्ट 3 डिकेड्स होने जा रहे हैं। एक डिमांड आप दिखा दीजिए मुझे कि बांग्लादेश के साथ मर्जर हुआ कि नहीं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अच्छा, बांग्लादेश के बॉर्डर पे बैठा हुआ था क्या एसके सिन्हा? इनको कैसे पता कि ये लोग बांग्लादेशी है, ये लोग इलीगल माइग्रेंट है? वही तो मैं कह रहा हूं कि जितने लोग 150 सालों से यहाँ पे पार्टीशन से पहले माइग्रेट हुआ था, इन लोगों को बांग्लादेशी कहा जा रहा है। कोई एम्पिरिकल डेटा के बेस्ड वो रिपोर्ट था। सुप्रीम कोर्ट में जो जजमेंट दिया था कि इलीगल माइग्रेंट इन्फ्लक्स हुआ है, कोई एम्पिरिकल डेटा है? द आंसर इज ए ब्लंट नो, इट्स ए बिग नो। कोई एम्पिरिकल डेटा के बेस्ड ये नहीं था। सिर्फ एक ही आप इसको एम्पिरिकल डेटा कह सकते हैं, जो कि एनआरसी प्रोसेस था, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद मॉनिटर किया था। और जो सुप्रीम कोर्ट का जो सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग बेंच था, वो मॉनिटरिंग बेंच भी ये सर्बानंद सोनोवाल के जजमेंट के ऊपर बेस्ड था कि बहुत बांग्लादेशी है यहाँ पे, तो एनआरसी किया जाए। कितना निकला बांग्लादेशी? 19 लाख। ये लोग बांग्लादेशी तो नहीं है डेफिनेटली। लाइक आई सेड, इनके जितना 19 लाख में मेरे कजिन्स भी है, उनके पिता माता एनआरसी में है, माय कजिन्स आर आउट ऑफ द एनआरसी। तो ये जो झूठ है, ये जो आउट ऑफ कंटेक्स्ट से बात कर रही है, चेरी पिकिंग करके बात बोल रही है, सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट है, मैं उससे अग्री नहीं, वेरी रिस्पेक्टफुली मैं डिसएग्री करता हूं, जो कि एम्पिरिकल डाटा पे नहीं था, जो बिगेटेड रिपोर्ट के ऊपर बेस्ड था। और इस झूठ को सुप्रीम कोर्ट के ही एक एनआरसी प्रोसेस ने एक्सपोज कर दिया। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया अमन वदूद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बातों को हमारे सामने रखने के लिए इस चर्चा में। बहरहाल जो सबसे बड़ा सवाल है कि नरेंद्र मोदी जब जब विश्व नेताओं के सामने मन की बात में अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर सबका साथ सबका विकास का नारा देते हैं, लेकिन वहीं ये तमाम मुख्यमंत्री, योगी आदित्यनाथ who's constantly at war with minorities in his state, पुष्कर सिंह धामी, उनको इस बात पर गर्व हो रहा है कि उनको लेबल मिला है कि भारत में सबसे ज्यादा जहरीले भाषण, हेट स्पीच, कम्युनल भाषण देने वाले पॉलिटिशियन, नेता, मुख्यमंत्री वही हैं। उस पर वो ऐसे खुशी जाहिर कर रहे हैं मानो कि उनको कोई बड़ा सा तमगा मिला है। इधर हिमंत बिस्वा शर्मा की अगर हम भाषा को देखें, लेकिन अगर इन लोगों को लगता है कि जुडिशरी, चुनाव आयोग, इनकी तरफ से कोई संज्ञान नहीं लिया जाएगा, इनकी बातों के लिए जो है कोई रिपरकशन नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है फिर इनके हौसले बुलंद होंगे और संविधान को हम भले ही सेलिब्रेट कर ले कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस के दिन में, रिपब्लिक डे परेड के साथ में,
लेकिन हर रोज हम इसे तार तार होता हुआ देख रहे हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आज बहुत शुक्रिया। नमस्कार, आदाब।